वेलकम ऑल टू प्रेप आईएएस। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया। हमारी मेडिवल हिस्ट्री सीरीज़ का चौथा लेक्चर और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से जो इन्वेजन्स हो रहे थे, कॉन्टीन्यूस इन्वेजन्स हो रहे थे, ख़ासतौर पे अरब और टर्किश इन्वेजन्स जिसकी हम बात करते हैं, कैसे वो ट्रांसफॉर्म होते हैं एक ऐसे एम्पायर में, एक ऐसे किंगडम में जहाँ पर अब जो लेटर स्टेज था दिल्ली सल्तनत का, हम देखते हैं कि कैसे उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, एक रेवेन्यू सिस्टम जनरेट करने की कोशिश की जाती है। और इनिशियली एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू उतना स्ट्रांग नहीं होता है क्योंकि जो स्लेव डायनेस्टी जिसको हमने पिछले लेक्चर में देखा था, स्लेव डायनेस्टी का मेन जो मोटिव था वो ये था कि जितने भी मेजर रूलर्स आए, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, चाहे वो इल्तुतमिश हो, बलबन हो, कि हम अपने आप को, अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कैसे करें। तो वो जो फर्स्ट डायनेस्टी थी उसमें दिल्ली सल्तनत में, जो स्लेव डायनेस्टी थी, उसका जो मोटिव था वो यही रह गया कि किस तरीके से अपने आप को कंसोलिडेट किया जा सके इस नई जगह पे, क्योंकि अब वो उनको समझ में आ गया था कि हमें इन्वेजन नहीं करना है। अब जो उन्हें करना था वो अपने आप को इस्टेब्लिश करना था। अब जो उन्हें करना था वो अपने आप को एक ऐसे एम्पायर में, एक ऐसे किंगडम में इवॉल्व करना था जिसका मेजरली जो पर्पस है वो यही है कि कैसे जो है वो एक सेटअप देके जो सेंट्रल एशिया की तरफ से एक एम्पायर चला रहा था, चाहे वो गुरीद हो, चाहे वो गजनविद हो, उसका एक्सपेंशन बियॉन्ड सिंध और मुल्तान किया जा सके। तो ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में। और मैंने आपको वहीं बताया था कि देयर आर 5 डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो हमने बात कर ली थी स्लेव डायनेस्टी की। अब उसके बाद जो अगली डायनेस्टी है, जैसे आज हम शुरुआत करेंगे खिलजीज से, फिर हम बात करेंगे तुगलक्स की, फिर सैयद्स और फिर लोदीज। तो ये जितनी डायनेस्टीज़ हैं इसको हम इसमें हमने स्लेव को पढ़ लिया है, मामलुक डायनेस्टी जिसे कहते हैं, हमने उसे पढ़ लिया है। और उसके बाद हम बात करेंगे खिलजीज की। सो नाउ लेट अस बिगिन दिस। अब खिलजी डायनेस्टी जो है, इट रूल्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 3 decades। इट रूल्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ 3 decades। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मोर और लेस एक एम्पायर जो है टुवर्ड्स नॉर्थ, जहाँ उन्होंने, आप देख सकते हो ये जो पार्ट है ये वाला, ये अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, तो मतलब एक लार्जर पार्ट, और ये बांग्लादेश है। तो इस पूरे बेल्ट को, इस पूरे बेल्ट को इन्होंने कवर किया। और कंसोलिडेशन की जो बात चल रही थी, क्योंकि ये लोग कौन थे, ये जो खिलजी थे, बख्तियार खिलजी थे और जलालुद्दीन खिलजी जो था, ये सब स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे गवर्नर्स थे, मिलिट्री कमांडर्स थे, और इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया और उस पार्ट का कंसोलिडेशन शुरू किया। शुरुआत करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। अब इसके साथ इशू ये था क्योंकि he tried to opt a different mode, or rather an impossible mode of administration, of ruling. And what he did, he wanted to rule without violence. That is why I am saying, क्योंकि इस टाइम पे expansion ही तो सबसे बड़ा रूल था। So he wanted to follow that. He wanted to follow peace and wanted to rule without violence. तो ये चीज़ जो है वो थी। अगर डोमेस्टिक पॉलिसीज़ की बात करें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, तो क्योंकि अब ये कैसे राजा बना, ये ऐसे राजा बना कि इसने दूसरे राजा को, जो एग्जिस्टिंग ये गवर्नर था, इसने दूसरे राजा का जो है मतलब उसकी पोजीशन को कमज़ोर होते देखा और ये खुद उसका फ़ायदा उठाया। जब इसने ऐसा किया तो देवर अदर रूलर्स, अदर गवर्नर्स, आई एम सॉरी, जिन्होंने इस चीज़ को कहा कि ठीक है, अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और इसीलिए जलालुद्दीन खिलजी को एक इंटरनल रिवोल्ट
एक नहीं कई सारे देखने पड़े। मेजर जो रिवोल्ट हुआ था वो था मलिक छज्जू का कारा में, और ये जो है कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर ये क्या करता है, कौन, जलालुद्दीन खिलजी, वो अपने नेफ्यू को दिस पर्सन अलाउद्दीन खिलजी को कारा का गवर्नर अपॉइंट करता है, और वो सब रिवोल्ट को सप्रेस करता है, और उसके बाद जो है वो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो वहीं कारा में रहता है। 1292 में एक चीज़ का हमको क्रेडिट देना पड़ेगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, कि उसने जो मंगोल इन्वेजन था, मंगोल और रूथलेस मतलब जिस जगह से निकलते थे, कहा जाता है कि वहाँ पर किसी तरीके का कोई भी लिविंग बीइंग जिंदा नहीं बचता था, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, किसी तरीके का कोई भी लिविंग बीइंग जो है वो वहाँ जिंदा नहीं बचता था। और यही उसका हम देखते हैं कि शासन रहा, यही मंगोल जितने इन्वेजन्स हुए अभी से लेके आखिर तक जितने इन्वेजन्स होंगे उनमें यही एक चीज़ रहेगी। और दे वर रूथलेस, दे वर कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, और उन्होंने बहुत ज़्यादा, उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान की तरफ नहीं, जहाँ जहाँ जो है वो अटैक कर सकते थे, जहाँ जहाँ वो इन्वेड कर सकते थे, और वो कहीं रूल नहीं कर रहा था, वो सिर्फ इन्वेजन को जो है फॉलो करते थे। तो मंगोल्स को उसने हराया, एक तो बड़ा अचीवमेंट नहीं, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जिसने भी मंगोल को हराया, यू कंसिडर दैट रूलर टू बी द फाइन वन इन at least in his military expeditions. Okay, so this was one. बट जैसे यहाँ पे एक्चुअली कहानी यहाँ शुरू होती है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कारा में, और अब ये जो पॉलिसी ऑफ पीस थी ये हर किसी को पसंद नहीं आ रही थी। मतलब जिनको पैदा होते से जिसने तलवार उठाई उसको फिर आप बड़े होके बोल रहे हो कि नहीं नॉन वायलेंस पीस, तो वो चीज़ भी एक्सेप्टेबल नहीं होती। सो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, वो कारा में बैठा हुआ वो कॉन्स्पायर करना शुरू करता है जलालुद्दीन खिलजी के अगेंस्ट। बहुत सारे ऐसे नोबल्स थे, बहुत सारे ऐसे मिलिट्री गवर्नर्स थे जो अलाउद्दीन खिलजी के इन चीज़ों पे उसका अलाउद्दीन खिलजी की इन चीज़ों पे उसका साथ देते, और ये उन्होंने कैरी ऑन भी किया। तो जब जलालुद्दीन खिलजी को ये पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कहना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कॉन्स्पायर कर रहा है, तो उसने क्या किया, वो कारा जाता है, लेकिन जैसे ही वो कारा पहुंचता है वो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसे धोखे से मार देता है। आपने मूवी पद्मावत में एक छोटा सा सीन देखा होगा, अगर आपने मूवी देखी है, तो वहाँ पर वो देखता है, वो मलिक काफूर से कहता है कि जो आसपास के दो लोग थे उनको मार दो, और फिर खुद जो है वो अपने चचा को मार देता है। सो दिस इज़ हाउ अलाउद्दीन खिलजी बिकेम द नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। और एक्सपेंशन वॉज हिज ओनली मोटिव, और ये हमें दिखता है कि किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने नॉर्थ में, आप देखोगे मालवा, चित्तौड़, धार, मांडू, उज्जैन, मारवाड़, चंदेरी, जालौर, रणथंभौर, गुजरात, ये मैप देखा ना हमने यहाँ पे, ये देखिए पूरा रीजन, पूरा राजपूताना, गुजरात, ये पूरा खिलजीज के कंट्रोल में आया। और जब हम राजपूताना पढ़ रहे थे, हम जब राजपूत के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो बहुत सारे ऐसे राजपूत क्लैंस थे जो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आए किसके, अलाउद्दीन खिलजी के, और वो क्या होते हैं, वो हार जाते हैं, वो अपना उनकी डायनेस्टीज़ का या उनके जो रूल है उसका एंड हो जाता है। Important point about Alauddin Khilji was that he was the first sultan who attacked South India. Now this is also one important point that you have to remember, that he was the first sultan who attacked South India. साउथ इंडिया के लिए उसका एक बहुत ही, जैसे नॉर्थ इंडिया में उलुग खान, नुसरत खान थे, ऐसे ही मलिक काफूर जो था वो उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिलिट्री जनरल था, बहुत ही कॉन्फिडेंट था। वो उसको साउथ भेजता है, वो वारंगल का और देवागिरी का, वीरबल, हौसाला, इन सबको हराता है और रामेश्वरम तक वो टच करते हैं। एक पॉइंट ये आता है कि साउथ की जो किंगडम्स थे वो उसकी पावर को एक्नॉलेज करते हैं, और उसकी पावर को एक्नॉलेज करते हुए वो क्या करते हैं, उसको मॉनेटरी ट्रिब्यूट्स प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज़ हाउ ही इन्वेडेड नॉर्थ एंड साउथ, एंड बट यस, ही अगेन वॉज अ एबल मिलिट्री जनरल, और इसका एविडेंस हमें इससे मिलता है दैट ही रेजिस्टेड मंगोल इन्वेजन्स फॉर मोर देन 12 टाइम्स।
पॉलिसीज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें, सो ही फॉलोड द डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप। मतलब वो ये मानता था कि जो मुझे टर्म है ना ज़िल्ल इलाही, दैट ही इज़ द शैडो ऑफ द गॉड ऑन अर्थ, तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल वैलिड वो मानता था और इसी को वो प्रमोट करता था। और उसे एक चीज़ पता थी कि जो भी रिवोल्ट होंगे या जो भी उसको उसकी गद्दी को जो भी ख़तरा है, वो ख़तरा कहाँ से है? वो ख़तरा यहाँ से है कि मतलब जो भी नोबल्स हैं, जो भी मिलिट्री जनरल्स हैं, वो उसके अगेंस्ट कंस्पायर कर सकते हैं। अब इससे बचने के लिए उसने दो तीन चीज़ें की। पहला किया दैट ये जो भी फ्री ग्रांट्स और ये जो भी मिला करता था ये नोबल्स को और इन लोगों को, इन सारे फ्री ग्रांट्स इन सारी चीज़ों को उसने क्या किया, इन सारी चीज़ों को उसने ख़त्म कर दिया। बोले अब ये नहीं मिलेगा। दूसरा, ही रीस्ट्रक्चर्ड द स्पाई सिस्टम। जो स्पाई सिस्टम था, जो एस्पियोनाज था, जो जासूस क्या कहते हैं, जो खुफिया तंत्र था, उसको जो है उसने रीएक्टिवेट किया और उसको जो है बहुत ज़्यादा ये इंश्योर किया कि अगर कोई नोबल, कोई भी मिलिट्री गवर्नर कुछ भी ऐसा कर रहा है, कोई भी ऐसी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अगेंस्ट द सिस्टम, सो वो क्या कर सके, उसे कंट्रोल कर सके। सोशल पार्टीज़, वाइन रिलीजियस पार्ट था, और सोशल पार्टीज़ क्योंकि उसको पता था कि ये जो भी कॉन्स्पिरेसी होती है या जो भी षड्यंत्र होते हैं, ये जो भी रिवोल्ट का जो जन्मस्थली है ना, वो ये सोशल पार्टीज़ होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ही इंट्रोड्यूस्ड अ परमानेंट आर्मी। परमानेंट आर्मी का मतलब ये था कि वो अब तक क्या हो रहा था, जो भी जागीरदार होते थे, इक़्तिदार होते थे, वो ज़रूरत पड़ने पर राजा को आर्मी भेजते थे। वो अपनी आर्मी मेंटेन करते थे और ज़रूरत पड़ने पर क्या करते थे, राजा को वो आर्मी भेजते थे। अब इसने क्या कहा, नहीं कि शाही आर्मी जो होगी, जो शाही आर्मी होगी क्या होगी, वो अलग होगी। एंड बिकॉज ऑफ विच, क्योंकि ही वॉज हैविंग अ स्टैंडिंग आर्मी, he was having a standing army, so अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, he maintained a strong huge army। अपने एम्पायर को बचाने के लिए वो रिवोल्ट्स को, क्योंकि मंगोल भी अटैक कर रहे थे, इंटरनल रिवोल्ट्स का भी खतरा था, तो उससे बचने के लिए he started to have a standing army। For example, he started introduced a system of branding horses, वो दाग। अब इसमें क्या होता था कि वो जो घोड़े होते थे, जो शाही नस्ल के जो घोड़े, अच्छे नस्ल के घोड़े होते थे, जिनको जंगों के लिए रखा जाता था, जो वॉर के लिए होते थे, जनरली होता क्या था, उनको इशू करते थे, वो जो जिसको इशू होता था वो उसे बेच देता था, और एक कमज़ोर नस्ल का जो घोड़ा है उसको वो क्या करता था, कहना चाहिए कि अपने पास रख लेता था, तो उसका खर्चा बच जाता था और उसको पैसे मिल जाते थे। तो यहाँ पे इन्होंने शुरू किया, और ये दाग मतलब वो गरम करके घोड़ों पे एक तरीके से वो लगा देना, और ये अब भी कई जगह फॉलोअप होता है, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस की जाती है, जहाँ उनके नंबर्स को या जो भी कोड होता है वो उनके ऊपर दाग दिया जाता है। दूसरी चीज़ उसने की कि वो जो सोल्जर्स थे उनका डिस्क्रिप्टिव रजिस्टर टू प्रिवेंट फॉल्स मस्टर्स एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। ये इसलिए किया गया क्योंकि मतलब कोई किसी की जगह कोई और काम ना करे, तो बेसिकली सोल्जर्स का उसने क्या किया, उसने एक डिस्क्रिप्टिव आधार कार्ड कह सकते हो, उसने सोल्जर्स का एक डिस्क्रिप्टिव आधार कार्ड बनाया, एंड दैट इज कॉल्ड चेहरा। ठीक है, दाग और चेहरा ऐसी दो उसने प्रैक्टिसेस शुरू की। जागीरदारी सिस्टम जो था उसको अबॉलिश किया और कहा गया सैलरी जो है अब कैश में मिलेगी। सोल्जर्स की सैलरी को फिक्स किया गया, और अगर घोड़े मेंटेन कर रहे हैं तो एडिशनल जो है पैसे या एडिशनल जो है अलाउंसेस दिए गए। आरिज़ ममालिक वॉज द इंचार्ज ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ सोल्जर्स। आरिज़ ममालिक जो है वो सोल्जर्स का जो अपॉइंटमेंट करता था, उसको एक मतलब स्पेशल, जैसे हमारे यहाँ होता है ना आर्मी में रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है या SSB होता है, तो वो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर उसने डेवलप किया। मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में उसने सबसे पहले क्या किया, उसने सबसे पहले साइंटिफिक मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, क्योंकि अब यहाँ पर रहना है तो एडमिनिस्ट्रेशन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। पैसा कहाँ से आएगा, लैंड रेवेन्यू से आएगा। सो लैंड रेवेन्यू को सबसे पहले ज़रूरत थी कि लैंड रेवेन्यू तब आएगा जब लैंड का प्रॉपर मेजरमेंट होगा। सो व्हाट वाज डन, अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस मेजरमेंट ऑफ लैंड फॉर द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ओके, ही इम्पोज्ड हेवी टैक्सेस ऑन सरदार, जागीरदार, उलेमा। मतलब जो उस वक्त का जो प्रोमिनेंट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है ना, एज द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेज
द रेट ऑफ टैक्सेशन ऑल्सो इंक्रीजेस. सो वो चीज़ उसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की. नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जजिया इम्पोज किया. अपार्ट फ्रॉम दैट हमेशा कहा जजिया इसलिए नॉन मुस्लिम्स पे इम्पोज किया गया क्योंकि मुस्लिम्स के ऊपर ऑलरेडी जो है ज़कात इम्पोज किया जा चुका था. होता है वो रिलीजियसली होता है, तो वो जजिया ज़कात जो है ये सारी चीज़ें चलती रहीं. रेवेन्यू ऑफिसर्स की सैलरी जो है उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी ताकि करप्शन और ब्राइबरी को जो है कंट्रोल किया जा सके. मुस्तखराज एक तरीके से रेवेन्यू कलेक्टर, a special officer called Mustakhraj was created to collect land revenue from peasants, and he took steps to safeguard the peasants from the demands of corrupt revenue officers. मतलब उसने एक ऐसा सेटअप किया कि ये जो ऑफिशियल्स हैं ये पीजेंट्स के किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ना कर सकें. दो चीज़ें की है. छोटी सी पहली चीज़ तो उसने प्रॉपर जो है साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ लैंड और ये सारी चीज़ें की. उसके बाद उसने जो मेन चीज़ की उसने कहा कि अगर छोटी से छोटी भी गलती करोगे तो मैं बहुत कड़ी सज़ा दूंगा. पीजेंट्स को उसने वो किया. ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में. उसके बाद उसने एक और मेजर ऑफिसर अपॉइंट किया एंड इट वाज कॉल्ड एज दीवान रियासत. और दीवान रियासत ऑफिसर था तो ऑफिस था शाहनाए मंडी. मार्केट को स्टैंडर्डाइज किया गया. जो मर्चेंट्स होते थे उनको मंडी में आना पड़ेगा, मंडी में आके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा और जो भी वो देंगे, जो भी वो ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी वो सेल परचेज करेंगे उसका जो वो पहली चीज़ तो वो फिक्स रेट होगा और उनको कुछ उस पर फीस भी देनी पड़ेगी. तो मॉडर्न टाइम्स में क्या है, एपीएमसी यही तो होता है ना. मंडी में जाना पड़ता है, जो बेच रहा होता है उसे भी रजिस्टर करना होता है, जो खरीद रहा होता है उसे भी रजिस्टर करना होता है. दोनों को मंडी को कोई फीस देनी होती है. एक ऑफिसर होता है जो सारी चीज़, एक ऑफिसर, अब तो खैर ऑफिसर नहीं बट एक होल सिस्टम होता है जो उसको पूरा रिव्यू कर रहा होता है. सो दिस काइंड ऑफ मार्केट रिफॉर्म्स वर ब्रॉट इन. उसके बाद हम देखते हैं कि जो सक्सेसर थे अलाउद्दीन खिलजी के, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और नसीरुद्दीन खुसरो शाह, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं जो पंजाब का जो गवर्नर था गाजी मलिक. इस बात का फ़ायदा कौन उठाता है? गाजी मलिक जो पंजाब का गवर्नर था. एंड ही लेड अ ग्रुप ऑफ नोबल्स कॉन्कर दिल्ली एंड कैप्चर द थ्रोन. वो दिल्ली को कैप्चर करता है और अपने आप को टाइटल देता है. गाजी मलिक अपने आप को टाइटल देता है किस चीज़ का? गयासुद्दीन तुगलक. और यहीं से शुरुआत होती है तुगलक डायनेस्टी की. सो दिस वॉज अबाउट खिलजी डायनेस्टी एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट रूलर, वेदर इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन और इन वाई अलाउद्दीन खिलजी का स्टेटस इतना ज़्यादा क्यों है, या अलाउद्दीन खिलजी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसने ना सिर्फ एक्सपेंशन किया बल्कि उसने what he did was that he started to give an administrative system जिसमें कि जो है ये चल रहा था. मतलब जहाँ पे एक रेवेन्यू सिस्टम था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. सो अब यहाँ पे क्योंकि उसने सिस्टम दिया तो ये उसका अचीवमेंट था. कई बार लोग कहते हैं कि सर हम इधर उधर, वो फेसबुक में आता है ना कि ये वाली हिस्ट्री नहीं पढ़ते, वो वाली हिस्ट्री नहीं पढ़ते, ये नहीं देखते, वो नहीं देखते. एक्चुअली इसलिए नहीं देखते क्योंकि हिस्ट्री, अब एवरी पासिंग मोमेंट इज़ अ हिस्ट्री. आप कहोगे कि सर आज का दिन जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी किसी न किसी दिन की हिस्ट्री में लिखाएगा. आप एस्पिरेंट्स जो हैं वो 20-25 साल के एज ग्रुप में होते हो और आपके पिछले 20-25 साल जो हैं हर दिन जो है हिस्ट्री है. लेकिन आप उस 20-25 साल में जो है वो मतलब हर दिन को तो और हर लम्हे को तो वैसे ही याद नहीं रखते हो ना. जैसे आप कुछ मेजर चीज़ें याद रखते हो, इवेंट्स याद रखते हो, बर्थडे याद रखते हो, पहली बार स्कूल जाना याद है, वो भी पेरेंट्स ने बताया. कोई दोस्त होगा पुराना वो याद है. कॉलेज गए होगे पहली बार रैगिंग हुई होगी तो वो याद होगा. सर यू सपोर्ट रैगिंग कह दोगे अभी कोई, मतलब यू मेट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, वो याद होगा. बेसिकली हमें सिर्फ वो चीज़ें याद रहती हैं या हम उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं जिनसे हमारा आज इफेक्टेड है. हो सकता है कोई चीज़ आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, 5 साल बाद वो इम्पोर्टेंट नहीं बचेगी, आप भूल जाओगे. वैसे ही हिस्ट्री है. हिस्ट्री में हर चीज़ को पढ़ना ज़रूरी नहीं. हम सिर्फ उन चीज़ों को ध्यान रखते हैं, हम उन चीज़ों पे फोकस करते हैं हिस्ट्री में, ख़ास तौर पे जिसमें कि
जो हमारे आज से कनेक्टेड है, जो जिससे हमारा आज इफेक्टेड है, या अगर हम कहें कि आज के हिंदुस्तान को शक्ल देने में जिनका रोल था, तो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो रेवेन्यू सिस्टम हो, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं. सो आफ्टर खिलजीज लेट अस टॉक अबाउट द तुगलक डायनेस्टी, एंड दिस इज, यू कैन सी the expansion of Tughlaq dynasty. Tughlaq dynasty ruled from 1321 to 1398, almost a span of 70 years. ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये यहाँ पे मैंने कितना लिखा था, 30 years. कहाँ गया, 30 years लिखा था. ठीक है, इसको अगर आप स्लेव को देखोगे तो स्लेव रूल फॉर फ्रॉम व्हेन टू व्हेन, 1206 to 1290, 84 years. ये कितना, 30. ये कितना, 70. ये ऐसा इसलिए कंटिन्यूएशन में चल रहा है ताकि अगर यूपीएससी ये पूछ ले कि किसने सबसे लंबे वक्त के लिए रूल किया तो वो आपको पता हो. ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यही क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं. सो बात करते हैं गाजी मलिक की, और एज यूजुअल जैसे दूसरे फाउंडर्स का जीवन रहा, ये भी ज़्यादा लंबे वक्त तक जो है वो रूल नहीं कर पाया. इसने क्योंकि 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होती है, और उसके बाद से लेके 4 साल में सिस्टम्स जो हैं बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके होते हैं, चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई होती हैं. तो वो क्या करता है, क्योंकि वो भी इसके कंट्रोल में रहता है, गवर्नर रहता है, तो वो जो भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो भी नॉर्म्स थे, फूड मार्केट लॉज थे, जो भी चीज़ें थी, वो क्या करता है, वो उसको री इम्प्लीमेंट करता है, उनको री इंट्रोड्यूस करता है. एंड जो भी उस मार्केट को रिवाइव करने के लिए जो भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, जो भी चीज़ें ज़रूरत थी, वो क्या होता है, वो इम्प्लीमेंट करता है. अब वो जहाँ तक खिलजीज जो हैं उस इंडिया में अपना रूल कंसोलिडेट करते हैं, वो उसके बियॉन्ड जाता है, मतलब वो टुवर्ड्स डेक्कन जाता है, और वहाँ उसको अब वो अपॉइंट करता है अपने बेटे जौना खान या उलुग खान या फ़खर मलिक, अलग अलग नाम आते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट हैपेंड दैट बंगाल, ये बंगाल की तरफ भी अपना कैंपेन लॉन्च करता है, बंगाल की तरफ भी ये ध्यान देता है. एंड बलबन के बाद से किसी ने बंगाल के ऊपर ध्यान नहीं दिया. ये आपको ध्यान रखना है कि बलबन के बाद से किसी ने बंगाल के ऊपर इन्वेजन नहीं किया, बंगाल के ऊपर कोई कैंपेन नहीं चलाया, जिसकी वजह से वो बिल्कुल अनटच था. ये करता है गाजी मलिक जो है इसको कंट्रोल, इसको जो है बंगाल को लेता है. अब वो जब बंगाल जीत के आ रहा होता है, और यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक छोटी सी कहानी, आगे चल के पढ़ेंगे हम सूफिज्म में इनके बारे में. हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हुए, और उनके बारे में मशहूर यह है कि उन्होंने दिल्ली के तख्त पे 7 सुल्तानों को देखा. अब ये नए नए सुल्तान बने थे. किसी ने बताया कि हज़रत निज़ामुद्दीन का दस्तरखान जो है, दस्तरखान मतलब वो जितने लोगों को खाना खिलाते थे, जिस पे बैठ के खाना खाते थे, हज़रत निज़ामुद्दीन के दस्तरखान पे जो है वो शाही दस्तरखान से ज़्यादा लोग होते हैं. मतलब वो थोड़ा सा उनका फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा थी. अब सूफ़ी थे, फिलैंथ्रोपिक काम कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, यही उनका जीवन था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो है मज़लूमों की और गरीबों की और बीमारों की और ज़रूरतमंदों की जो है वो मदद की, उनकी तीमारदारी करी. बोले बादशाह मैं, गाजी मलिक ने कहा. तो उन्होंने कहा कि इनको तलब करा, मतलब हज़रत निज़ामुद्दीन से कहा कि तुम जो है बादशाह के उसमें आओ. हज़रत निज़ामुद्दीन ने कहा मैं नहीं आ रहा, मतलब मैं, वो सूफ़ी, मतलब वो अलग जोन में रहते थे. उन्होंने कहा मैं क्यों आऊँ, मैं नहीं आ रहा. तब तक ये बंगाल के कैंपेन पे निकल चुका था. कौन? गाजी मलिक, गियासुद्दीन तुगलक. तो ये खबर उसके पास पहुंचती है, उसको बड़ा गुस्सा आता है कि मेरे जो इनविटेशन था, मैंने तो मतलब बुलाया था और मेरे इनविटेशन को कैसे मना कर दिया. तो उसने कहा कि मैं दिल्ली आके उन्हें देख लूँगा. ये खबर जब हज़रत निज़ामुद्दीन के पास पहुंचती है, वो कहते हैं, वो बड़ा मुस्कुरा के कहते हैं कि अभी दिल्ली दूर है. और ये बंदा कभी दिल्ली नहीं पहुंच पाया. ये बंगाल जीतता है, लौट रहा होता है. इसका बेटा फ़खर मलिक क्या करता है, ये एक
वो वेलकम गेट नहीं होता, वो मोहल्ले के छुटभैया नेता बना देते हैं स्वागत का और होली का और दिवाली का, वैसे ही कुछ बड़ा सा गेट वेट बनाया इसके बेटे ने भी कि मेरे बाप जो है बंगाल जीत के आ रहे हैं, वही गेट इनके ऊपर गिरता है और ये उसी के नीचे मर जाते हैं। तो ये कभी दिल्ली पहुंच नहीं पाए। अब इसमें हज़रत निज़ामुद्दीन का क्या था आई डोंट नो, बट दैट वाज अ दिल्ली की गलियों में घूमती हुई कहानियों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये एक और चीज़ होती है। तो उसके बाद क्या होता है, उनकी डेथ के बाद 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बादशाह बनता है और अगले 26 साल टिल 1351 उसका रूल रहता है। और जो गयासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके एम्पायर उसके रूल की ये थी कि उसने जो भी लॉस्ट ऑर्डर था, जो भी चीज़ें बिगड़ गई थी, उनको रीअरेंज किया। एंड चाहे वो पोस्टल, जुडिशियल, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, पुलिस, मतलब सारी चीज़ों को किया। और मंगोल लीडर्स हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया वर सीज्ड एंड कन्फाइंड बाय हिम। सो इसने भी मंगोल्स को, किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने भी मंगोल्स को क्या किया, अपने मतलब उनको डिफेंड किया, उनसे एरिया को डिफेंड किया और अपने किंगडम को उससे बचा के रखा। लेकिन कहानी आती है फिर मोहम्मद बिन तुगलक की, जो सबसे इनफेमस सुल्तान रहा दिल्ली सल्तनत का। इनफेमस नहीं था, वो रॉन्गली प्लेस था। अब आप कह रहे हैं कि अब इंटरेस्टिंग होता है, बट लव टू सी द कमेंट्स ऑन दिस। देखो, हिस्ट्री को देखने के दो नज़रिए हैं। हिस्ट्री इतना आसान नहीं है, मतलब वी आर नॉट हियर टू बी हिस्टोरियंस, लेकिन थोड़ा सा एक आईसाइट तो खैर डेवलप करना पड़ेगा। एक तरीका है कि मैं 2020 में बैठ के 2022 में बैठ के 1325 यानी कि आज से 700 साल पहले के मोहम्मद बिन तुगलक को देखूं और फिर उसकी पॉलिसीज को एनालाइज करूं और कहूं कि यार तुम पार्टी गलत कर रहे थे, यू आर रॉन्ग, बिल्कुल गलत कर रहे थे तुम। जो है तुम्हारा डिमोनेटाइजेशन गड़बड़ था, तुम्हारा जो है शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल गड़बड़ था, सारी चीज़ें जो है मतलब इंटरेस्टिंगली बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। हिस्ट्री इज़ बाउंड टू रिपीट इटसेल्फ। और तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप 1325 में जाइए, आप उस वक्त की अप्स एंड डाउन्स को समझिए, आप उस वक्त के हालात को समझिए, आप उस वक्त के समाज को समझिए और फिर आप बताइए कि जो हो रहा था क्या वो सही था। Being judgmental is the most easiest thing to be done, and unfortunately इंसान का जो एक कहता है ना सेल्फ ग्रोथ है या जो सेल्फ डेवलपमेंट है, जिसके लिए आप लोग और हम लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं, ये हमेशा से इसमें एक बहुत बड़ा हर्डल रहा है कि हम जजमेंटल हो जाते हैं लोगों को देख के। अच्छे, कई बार गलत भी जजमेंट, मतलब हम कोई अच्छा कर रहा होता है, वो उसका मतलब हम सोच रहे हो कितना अच्छा इंसान है, पता चलता है कि वो कुछ और ही मोटिव से अच्छा कर रहा था। तो बट प्रॉब्लम ये थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो लिया वो डिसीजंस गलत नहीं थे, वो डिसीजंस की टाइमिंग गलत थी। बट ही वाज बीइंग ही इज द मोस्ट इनफेमस रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, बट यस ही स्टूड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया। और वो जो इंडिया हम आज देखते हैं उसको कहीं ना कहीं एक छोटी सी शक्ल, भले ही थोड़े से छोटे वक्फे के लिए, लेकिन वो छोटी सी शक्ल जो है वो किसने दी? वो इस बंदे ने, जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने दी। पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, सो टैक्सेस बढ़ा दिए दोआब रीजन में। अब दोआब रीजन जो था वो कल्टीवेशन मेन, गंगा यमुना का दोआब, यहाँ पे सारा कल्टीवेशन हो रहा था। अब इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया कि लोगों ने, मतलब आप उसे आज प्रेजेंट में भी रिलेट कर सकते हो कि ऐसा होता होगा कि लोगों ने क्या किया, वो हैवी टैक्सेशन से बचने के लिए वो जंगल में चले गए। उसके बाद उन्होंने कल्टीवेशन को जो है नेग्लेक्ट कर दिया, इतना ज़्यादा नेग्लेक्ट कर दिया कि फूड शॉर्टेज हो गया। श्रीलंका में क्या हुआ, ऑर्गेनिक फार्मिंग इंट्रोड्यूस की लोगों ने, वो सारा कल्टीवेशन बंद कर दिया, फूड शॉर्टेज हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। पेट्रोल डीजल पे टैक्स बढ़ जाता है, पेट्रोल डीजल पे हम जब बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो मुझे यूज़ करना कम कर देते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जाते हैं, लोग साइकिल खरीद लेते हैं, सो ऑन। सो दिस वाज वन थिंग। दूसरा,
उसको लगा, क्योंकि अब उसने डेक्कन को भी ऑक्यूपाई कर लिया था, साउथ इंडिया पे भी अब उसका कंट्रोल था, तो उसको लगा यार दिस इज दिल्ली से जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करता है, वो अपनी कैपिटल शिफ्ट करता है दिल्ली से देवागिरी पे, दौलताबाद नाम उसे देता है। दौलताबाद, दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट करता है दौलताबाद, मतलब ऐसा नहीं विद सब साजो सामान वो जो है वहाँ कैपिटल जाएगा। आधे से ज़्यादा लोग तो रास्ते में मर जाते हैं। फिर वो वहाँ जाके उसे रियलाइज़ होता है कि ओह, मतलब यहाँ गर्मी ज़्यादा है, दिल्ली में गर्मी कम है। और दूसरी चीज़ उसने देखा कि जब मैं दौलताबाद की तरफ आता हूँ तो मेरा दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है उसके ऊपर कंट्रोल छूटने लगता है। तो वो वापस मतलब रिटर्न कहता है कि पहले कैपिटल शिफ्ट करता है दिल्ली से दौलताबाद और फिर वापस कैपिटल रीशिफ्ट करता है दौलताबाद से दिल्ली। कॉपर करेंसी इंट्रोड्यूस कर देता है। जब वो कॉपर करेंसी इंट्रोड्यूस कर देता है तो वो मतलब हम इंडिया में लोग जुगाड़ू होते हैं ना, तो वो क्या करता है कि वो जैसे ही इंट्रोड्यूस करता है तो लोग क्या करते हैं, अपने घरों के बर्तन पिघला के उसे सिक्के चलाना। तो टू मच करेंसी इन द इकोनॉमी लीडिंग टू हाइपर इन्फ्लेशन, टू मच करेंसी इन द इकोनॉमी लीडिंग टू हाइपर इन्फ्लेशन। उसको ये विड्रॉ करना पड़ता है। बहुत बड़ी आर्मी रेस करता है खुरासान, इराक, ट्रांसऑक्सियाना, इन सारी जगहों को करने के लिए। लेकिन अब मतलब 3,70,000 की आर्मी, उनका खर्चा उठाना, खाना पीना, रहना, सारी चीज़ें देखना। मगर मंगोल अटैक का डर उसे हमेशा बना रहता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, मंगोल अटैक से बचने के लिए वो बहुत सारा गिफ्ट और मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो देता है, और जिसकी वजह से ट्रेजरी, जो नेशनल ट्रेजर होता है, जो शाही खजाना होता है, उसके ऊपर बर्डन बढ़ने लगता है। मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पॉलिसीज अच्छी थी लेकिन टाइमिंग गलत थी, इम्प्लीमेंटेशन गलत था, एंड दे फेल्ड। और ये माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत का जो डाउनफॉल आया वो यहाँ से, ये मोहम्मद बिन तुगलक का जो दौर था, इसमें जो भी पॉलिसीज आई, दे बिकेम वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ द डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत। उसके बाद आता है फिरोज तुगलक बेचारा डैमेज कंट्रोल मोड में आता है। मतलब सबसे बेचारा व्यक्ति है ये इसका चचाजाद भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का, गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई का बेटा था। तो सबसे पहले वो क्या करता है, जितना भी एग्रीकल्चर लोन वगैरह जो मोहम्मद बिन तुगलक ने वो वापस लेता है। रेवेन्यू ऑफिसर्स की सैलरी बढ़ाता है ताकि रेवेन्यू कलेक्शन को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। जितने भी अनजस्ट और जैसे भी जो भी उल्टे सीधे टैक्स इधर उधर लगा रखे थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो उन सबको वापस लेता है। इसके दौर में अब सिर्फ 4 टैक्सेस बचते हैं। फिरोज तुगलक के दौर में सिर्फ 4 टैक्सेस बचते हैं, दैट इज़ खर्च, खम्स, जजिया और ज़कात। खर्च क्या होता है, उसने कहा कि ठीक है, जो भी प्रोडक्शन होगा उसका 10% आपको देना पड़ेगा किसे, शाही खजाने को। खम्स ये होता था कि जब जंग होती थी और जो सिपाही जो सामने वाला खेमा, जो सामने वाली पार्टी जब हार जाती थी, तो जो विनिंग टीम होती थी वो उनके कैंप्स में जाती थी और वहाँ से जो भी जिसके हाथ लग जाता था, कोई झगड़ा नहीं होता था, जिसके हाथ जो लग गया वो उसका होता था। तो वो जो वॉर बूटी होता था, वो जो माले गनीमत होता था, उसके ऊपर टैक्स पहले नहीं लगता था। इसने बोला नहीं, उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। 20% टैक्स का 20% टैक्सेशन। जजिया एज यूजुअल लग रहा था, ज़कात एज यूजुअल लग रहा था। लेकिन फिरोज तुगलक के टाइम पे सिर्फ 4 टैक्सेस बचते हैं, खर्च, खम्स, जजिया और ज़कात। उसको पता था कि लैंड रेवेन्यू, मतलब जितना भी रेवेन्यू लॉस हो चुका है, उसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत किसकी है, उसको कंट्रोल करने के लिए है ज़रूरत पैसे की। पैसा कहाँ से आएगा, लैंड रेवेन्यू से आएगा। लैंड रेवेन्यू से पैसा कैसे आएगा, अगर जब तक जो है वो एग्रीकल्चर जो है एफिशिएंट नहीं बनेगा, तब तक इट इज़ नॉट पॉसिबल कि लैंड रेवेन्यू से हम उतना पैसा जनरेट करें। तो एग्रीकल्चर को वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसने जो भी इनपुट्स की ज़रूरत थी, एग्रीकल्चर इनपुट्स की, वेल, ब्रिजेस, डैम्स, इरिगेशन कैनाल्स, इन सारी चीज़ों को जो है उसने किया। एंड ही कंस्ट्रक्टेड टाउन्स लाइक फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, एंड जो भी स्ट्रिक्ट वो थे टॉर्चर्स और ये सारी चीज़ें थी, वो क्या किया, वो ख़त्म किया। एंड established hospitals, दारुल शिफा,
मैरिज ब्यूरो, मतलब उसने एक अच्छी पॉलिसी ये भी बनाई कि जो भी फिलैंथ्रोपिक काम था लोगों को, मतलब लोगों को यकीन दिलाए कि जो डैमेज मोहम्मद बिन तुगलक ने किया वो बेसिकली उसको जो ट्रस्ट था, जो डैमेज था, उसको रिगेन कर रहा था. इवन टू एस्टैब्लिश that he also established Diwan-e-Khairat to give financial aid to poor. So this was a major work done by Firoz Tughlaq. Now if we talk about his foreign policy, अगर हम फिरोज तुगलक की इफ यू टॉक अबाउट द फॉरेन पॉलिसी, अब बंगाल को फिर से इसने रीऑक्यूपाई किया, जयनगर को रीऑक्यूपाई किया. कहा यह जाता है दैट ही डिवास्टेटेड द जगन्नाथपुरी टेम्पल. बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिरोज तुगलक इन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री? द क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिरोज तुगलक इन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री? सो नो डाउट उसके मेजर्स जेनरस थे, उसने लोगों के लिए काम किया, कॉन्ट्रीब्यूशंस जो थे वो मेजर थे. फतुहात फिरोज शाही ऑटोबायोग्राफी, ध्यान रखना ये कई बार आ जाता है. फतुहात फिरोज शाही में उसमें इन सारी चीज़ों का जिक्र है. ज़ियाउद्दीन बर्नी बहुत बड़े स्कॉलर हुए उस दौर के. ही वॉज मतलब ज़ियाउद्दीन बर्नी वॉज पैटर्नाइज्ड बाय फिरोज तुगलक. संस्कृत बुक्स जो थी बहुत सारी टॉपिक्स पे, मेडिसिन पे, साइंस पे, आर्ट एंड कल्चर पे, जो भी ऐसी किताबें संस्कृत में थी, मेजर किताबें थी, उनका जो है पर्शियन ट्रांसलेशन किया गया इस दौर में. बट द प्रॉब्लम वाज दैट द सक्सेसर्स ऑफ फिरोज तुगलक वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं थे कि वो मतलब somehow I'll call फिरोज तुगलक as more competent than मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि वो डैमेज कंट्रोल करने के बाद भी टिका रहा. इतना डैमेज जो मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दिया था, बावजूद उसके फिरोज तुगलक जो है वो बना रहा. बाय द एंड ऑफ 14th century मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज, तो जितनी टेरिटरीज वो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, ये वाला मैप ये, तो ये इसमें बहुत सी जो आप देख रहे हो ना, ये इतना जो दौलताबाद से लेके मद्रास, ये सारी चीज़ें जो है वो उनके पास थी. लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है कि ये कमज़ोर पड़ने लगते हैं, और ये जो डायनेस्टीज़, ये जो साम्राज्य हैं या जो भी ये छोटे छोटे किंगडम्स थे, ये अपने आप को टेरिटरीज अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लेती हैं. लेकिन और किस हद तक कि एक दौर ये आता है कि दिल्ली सल्तनत जो है, जो अभी हमने इतना बड़ा मैप में देखा, दिल्ली सल्तनत जो है वो दिल्ली और पंजाब के इलाकों तक ही महदूद होकर रह जाती, उसकी हदें जो है वो वहाँ रह जाती हैं. सो दिस वाज वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस कैन कम इन एग्जामिनेशन, दैट आपके पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट तैमूर्स इन्वेजन जो है वो इसी दौरान होता है, तुगलक के पीरियड में होता है. और तैमूर कहाँ से आया था? तैमूर आया था समरकंद से. और नसीरुद्दीन तुगलक, ये ध्यान रखना, सिर्फ ये नाम ही ध्यान रखना, कौन रूलर था जब दिल्ली के ऊपर तैमूर ने हमला किया, तो वो इट वाज नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक. और तैमूर ही कैप्चर दिल्ली एंड कॉज्ड एनिहिलेशन. और यहाँ से जो है वो जो मंगोल जो करते थे वो हमेशा करते आए, और दिल्ली में 1398 तैमूर का अटैक होता है. ये इसकी वजह से क्या होता है, जो तुगलक डायनेस्टी है कंप्लीटली आउट रूल हो जाती है, और फिर इसका फ़ायदा नीचे से आ रहे नोबल्स और जो मिलिट्री जनरल्स थे वो उठाते हैं. एंड खिज़र खान गवर्नर था मुल्तान का, वो सैयद डायनेस्टी एज़ यूजुअल 5, 6, 7 साल ही रूल कर पाते थे. तो एज यूजुअल ये सिर्फ 5-6 साल जो फाउंडर्स हमने देखा, ज़्यादा लंबा रूल नहीं कर पाते. और सैयद डायनेस्टी की नींव जो है वो खिज़र खान रखता है. खिज़र खान मतलब कोई ऐसा, जैसे हमने देखा ना, गाजी मलिक टुक द टाइटल ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, और इस तरीके से कोई टाइटल वगैरह नहीं लेता. लेकिन
जो दिल्ली में डिसऑर्डर था, दिल्ली में जो कियोटिक सिचुएशन थी आफ्टर द अटैक ऑफ तैमूर, आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर, वो उसका फ़ायदा उठाता है और सूरत, दीपालपुर, पंजाब, बंगाल, मतलब ये सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में लाता है। लेकिन बंगाल, डेक्कन, गुजरात, जौनपुर, खानदेश, मालवा, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे एरियाज़ जो हैं उसके कंट्रोल से चले जाते हैं। 1421 ही डाइड एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन मुबारक शाह। He was succeeded by his son Mubarak Shah. Again, 1421 से 1434 तक मुबारक शाह का वक्त रहता है और दोआब रीजन में खोकर्स का रिवोल्ट होता है और खोकर्स के रिवोल्ट को ये क्रश करता है. But the most important point that you have to remember about Mubarak Shah is that Mubarak Shah was the first Sultan of Delhi Sultanate, or he was the first Sultanate ruler who appointed Hindu nobles in the court of Delhi. ये कभी नहीं हुआ, ये पहली बार होता है मुबारक शाह के दौर में. मुबारकाबाद जो है वो शहर वो बसाता है, बट इट वॉज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू मोहम्मद शाह. ज़्यादा लंबा नहीं था. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ही डिफीटेड रूलर ऑफ मालवा विद द हेल्प ऑफ बहलोल लोधी. बहलोल लोधी वॉज अगेन गवर्नर ऑफ लाहौर. खाना का मतलब खान वॉज अ टाइटल विच वॉज गिवन टू द ब्रेव. तो खाना मीन्स द ब्रेव ऑफ द ब्रेवेस्ट, द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, आई एम सॉरी. और वो टाइटल जो है वो बहलोल लोधी को देता है. यही बहलोल लोधी जो कि लाहौर का गवर्नर था, आगे चल के क्या करेगा, जैसे ही देखेगा अलाउद्दीन शाह से ये डायनेस्टी में अलाउद्दीन शाह जो है वो कमज़ोर पड़ गया है, बहलोल लोधी उसका फ़ायदा उठाएगा और 1457 में क्या करेगा, वो इस्टेब्लिश करेगा लोधी डायनेस्टी और इसको अलाउद्दीन शाह को कैप्चर करके बदायूं भेज देगा. सो लोधी डायनेस्टी 1451 से पहले से ही आप देख सकते हैं 57 में उसे कैप्चर करता है और 1451 में उसे इस्टेब्लिश कर चुका होता है. सो 1451 to 1526, roughly a span of 51 and 26, 57 years, 77 years. ओके, तो लोधी डायनेस्टी की शुरुआत किसने की? लोधी डायनेस्टी की शुरुआत होती है बहलोल लोधी से. एंड सबसे पहले उसने नोबल्स को, देखो दिल्ली सल्तनत की जो कहानी रही, इवन मुगलों के बीच में, अगर आप बाबर या आप बाबर भी नहीं, आप अकबर से लेके औरंगज़ेब का अगर दौर हटा दें तो ओवरऑल जो मुगलों की कहानी, मुगलों भी इसमें इंक्लूडेड है. ओवरऑल जो मिडिवल इंडिया की कहानी रही वो सिर्फ इसी उस पर रही कि कौन किसके उसमें है, मतलब कब जो है वो मुगल्स, कब जो है वो रूलर डोमिनेट करेगा, कब नोबल डोमिनेट करेगा. तो या तो नोबल्स डोमिनेट कर जाते थे या रूलर्स डोमिनेट कर जाते थे. सारी कहानी जो है वो इन्हीं के बैलेंस ऑफ पावर पे टिकी रही. सो ही टुक दैट, ग्वालियर, संभल, सकीट, मेवात, सारी चीज़ों को उसने किया, ऑक्यूपाई किया. 1489 में काफ़ी लंबे वक्त तक इसने रूल किया और 1489 में ये आता है. सिकंदर शाह जो है इसका बेटा था, सिकंदर शाही जो है, और उसने स्पाई सिस्टम को वो किया. इम्पॉर्टेंट आपको आर्ट एंड कल्चर में इसमें ध्यान रखना है ये वाला पार्ट, दैट ही एंजॉयड शहनाई म्यूज़िक, सिकंदर शाह, और इवन अ वर्क ऑन म्यूज़िक इज़ नोन एज लहजा सिकंदर शाही, मतलब हिज ओन वे ऑफ दैट शहनाई वादन जिसे हम कहते हैं. तो वो एक ध्यान रखना, लहजा सिकंदर शाही जो है, ये सिकंदर शाह 1489 to 1527 के बेटा था बहलोल लोधी का. लेकिन इम्पॉर्टेंट was this, Ibrahim Lodi was stubborn, intolerant, और वो सारी खामियां जो एक राजा में नहीं होनी चाहिए वो सारी इसमें थी. नोबल्स वर किल्ड क्रूअली, ह्यूमिलेटेड, मतलब नोबल्स को जो है वो, अब नोबल्स ने बोला बहुत ज़्यादा जलील कर रहे हो, बताते हैं अभी हम, मतलब लीव नोबल्स. ही वॉज नॉट ट्रीटिंग हिज सन विद फुल रिस्पेक्ट एंड ऑनर, सो व्हाट नोबल्स कुड. और इसी का फ़ायदा जो है दौलत खान उठाता है. दौलत खान को दिखता है कि यार नोबल्स की तो कोई इज्जत बची नहीं और हमारे पास अभी इतने, और ये अनडिफीटेड चल रहा था. इब्राहिम लोधी, कोई नोबल्स में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इसे हरा दे. तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, देखते हैं. उस वक्त फरगाना का रूलर था बाबर, और ये बाबर को इनवाइट करता है. दौलत खान बोलता है मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुम भी अपनी आर्मी लेके आओ, दिल्ली तुम्हारी. बोलते ठीक है. बाबर आता है. दिस लेड टू द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत.
in 1526 where Ibrahim Lodi was defeated by Babur. और यहाँ से शुरुआत होगी मुग़ल डायनेस्टी की. अब वो ये हम मुगल्स में देखेंगे कि किस तरीके से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और सारी चीज़ें हो रही थी और ये कर रहा था. So this with the first battle of Panipat in 1526 ended not only the Lodi dynasty but it ended the rule of Delhi Sultanate also. And देखा हमने कि किस तरीके से अगर हम डिसइंटीग्रेशन की बात करें कि ये इस सिचुएशन तक या इस स्टेज तक कहानी आई कैसे. वो कहानी आई ऐसे कि तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो भी पॉलिसी फेलियर्स हुए उसकी वजह से पहली चीज़. दूसरी चीज़ तैमूर के बाद जो रूलर थे या तो वो इनकॉम्पिटेंट थे या वो इंटॉलरेंट थे. और जो ऑलरेडी कोलैप्सिंग दिल्ली सल्तनत मतलब जो ऑलरेडी डिक्लाइन कर रहा था उसमें ये चीज़ें जो है और ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक होती गई. विजयनगर और बहामनी किंगडम इन साउथ दे वर फर्स्ट टू ब्रेक फ्रॉम दिल्ली और वो दिल्ली से अलग होते हैं. ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी यही होगा, विजयनगर और बहामनी किंगडम. और ये अपने आप को दिल्ली से अलग करते हैं. अदर रीजन्स लाइक आसाम, बंगाल, खानदेश, गुजरात, जौनपुर, कश्मीर, मुल्तान, मालवा, सिंध, ये सारे अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं. ये दिल्ली सल्तनत से अलग होते हैं. एंड the complete downfall. So why first battle of Panipat is important? First battle of Panipat is important not because it ended मतलब जहाँ पे it established the Mughal dynasty, but it also ended the very long years rule of Delhi Sultanate. लेकिन शुरुआत इसकी जो है वो कहाँ से हो चुकी थी, वो मोहम्मद बिन तुगलक के दौर से हो चुकी थी. इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, कुतुब मीनार ध्यान रखना है. ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि कुतुब मीनार का जो कुतुब है वो किसके नाम पे, ये कन्फ्यूजिंग होता है. कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क ये भी कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही है. टॉम ऑफ नसीरुद्दीन, बलबन में जो सिरी फोर्ट जिसे आप कहते हैं वो. उसके अलावा खलजी पीरियड में हम देखते हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, अलाई दरवाज़ा, ये सारे जो लोधी गार्डन, ये मोती मस्जिद नहीं है, ये नहीं, सिकंदर लोधी का टॉम, ये सारी चीज़ें. इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स सल्तनत पीरियड के अलबरूनी तहकीक हिंद लिखी, कानून मसूदी, जवाहर फी जवाहिर, ये मेजर वर्क था अलबरूनी का. फादर ऑफ उर्दू ग्रामर अमीर खुसरो, तुगलकनामा, ख़ज़ाइन उल फुतूह और क़िरन उस-सादिन, ये मेजर वर्क थे अमीर खुसरो के. उसके अलावा फतवाए जहानदारियन, तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बनी, इंपॉर्टेंट स्कॉलर हुए इस दौर की, उन्होंने इस पे काम किया. सो दिस वाज अबाउट द सल्तनत पीरियड. दैट इज़ इट इन दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो